आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमारी 1.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, क्योंकि लाइन वाइज ही समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से करवा रखा है, आप पहले उनको देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि रिजोल्व द फोर्सेज इनटू कंपोनेंट्स। वैसे हमने ये टॉपिक किया था पहले, पिछली वाली अगर आपने एक्सरसाइज जो भी वीडियोस है वो देखी हो तो वहां पे था हमारे पास रिजोल्विंग ऑफ फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, ऐसे पढ़ा था हमने। क्योंकि अभी तक जो हमने काम किया है, पहली वाली दो एक्सरसाइज में हमने क्या काम किया है, सिर्फ दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज किया उसमें हमने लेमी थ्योरम्स की हैं, उसमें हमने तीन फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। तो हमने यहाँ से ये तो देख लिया, चलो दो फोर्स हैं, उनका रिजल्टेंट निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आराम से आंसर आ जाएगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p/q कोस अल्फा लिख लो या थीटा, जो भी एंगल दे रखा हो पी और क्यू के बीच में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हमें दो से ज्यादा फोर्स दे रखे हो, फिर आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बनाई गई है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा फोर्स हो तो उनका हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे और एंगल भी उनका कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, टू फोर्सेस को नहीं देखना, दो से ज्यादा फोर्स देंगे। अगर दो फोर्स दे रखे हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को देख सकते हैं, फिर वहां से कर लेना उनको। लेकिन यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट मत लगाना क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है फिर तो हम वही लगा लेंगे ना। और जब दो से ज्यादा फोर्स दे रखे हो फिर हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सरसाइज वाला काम कर देंगे। तो कहता क्या है मेथड कि अगर आपको दो से ज्यादा फोर्स दे रखे हो, सपोज करो कितने भी दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी ले लो अप टू सोन ऐसे। अब क्योंकि ना हम चैप्टर भी क्या पढ़ रहे हैं कि फोर्स इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, तो सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम भी देख लेना, सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट करने चाहिए। तो अब हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले मैं इनको नाम दे देती हूँ। सपोज करो ये F1 है, F2 F3 F4 F5 एंड अप टू सोन ये Fn तक। ठीक है, ऐसे। तो इनका रिजल्टेंट भी कहीं तो होगा ही, तो मान लो मैंने सिर्फ यहाँ पे मान लिया ये इनका रिजल्टेंट है सबका। तो इस R को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन जितने भी फोर्सेस हैं इन सभी को ना किसी भी एक एक्सिस के अबाउट हम रिजोल्व करवाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी रिजोल्व करवाएंगे। रिजोल्व वाला पार्ट हमने सेकंड एक्सरसाइज में कर लिया था, वो भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये बाय चांस मैंने ऐसे ले लिया हॉरिजॉन्टल, अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ले ले, ये फोर्स F1 है, तो हमें क्या करना है, एक एक्स एक्सिस लेनी है और एक ऐसे वाई एक्सिस। ठीक है, फिर जितने भी फोर्स हैं इन सबका एंगल देखो इस एक्स एक्सिस के साथ कितना है, वाई के साथ तो वैसे ही निकल जाएगा, 90 में से माइनस करोगे तो, है ना। तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इसका एंगल कितना है, इस वाले फोर्स का एंगल कितना है, सारे फोर्स का एंगल निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर कह सकते हो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वो निकालना है। फिर यहां से हमें क्या मिलेगा, आर का भी कंपोनेंट मिल जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो कैसे निकालते हैं, रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट लिख लो या आर अलोंग एक्स एक्सिस। इसको निकालने का तरीका है F1 cos θ1, θ1 क्या है, F1 का एंगल विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने कहा ना सबके एंगल्स पता होने चाहिए। F2 का एंगल x के साथ कितना मान लो, θ2, टोटल एंगल θ2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे F2 फिर cos θ2। इसी तरह हम चलते रहेंगे, ये F3 है, इस F3 का इस x के साथ एंगल मान लो θ3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, F3 थीटा कोस θ3। ऐसे करते करते लास्ट में ये Fn है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x देखना है। तो आप ऐसे मत लेना, ये गलत हो जाएगा, जो भी है θn ये गलत क्यों है, क्योंकि हम जब सभी को ऐसे लेके जा रहे हैं तो ये वाला एंगल भी यहां से ऐसे लेके आना है। ठीक है, सभी को हम ऐसे लेके आ रहे हैं ना, फोर्स से इसकी साइड,
ये ध्यान रखना। तो जो डायरेक्शन चल रही है उसी को ही फॉलो करो, नहीं तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो अब जो ये मैंने वैसे घुमा के लिखा है ना, ये वाला है हमारा थीटा एन। क्लियर? तो ये हम लिखेंगे लास्ट में एफ एन कोस थीटा एन। अब ये वैल्यू आई किसकी है? जो रिजल्टेंट है उसका भी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो आर का एंगल हमें पता नहीं, हमें निकालना है, तो मैंने मान लिया थीटा एंगल है। इस रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने माना कि एंगल कितना है? थीटा। तो मैं यहां से निकालूंगी आर कोस थीटा। क्लियर? आर कोस थीटा निकालने का ये फॉर्मूला है कि जितने भी हमने फोर्सेस है उनके सारों के कंपोनेंट निकाले अलोंग एक्स एक्सिस और उनका अलजेब्राइक सम ले लिया। वो किसके इक्वल आएगा? आर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह हम आर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस, या फिर कह दो उसके परपेंडिकुलर, तो वो भी सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन मैंने बताया भी था, अगर आपको परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट लेने होते हैं तो एक बार कोस आ जाता है और एक बार साइन आ जाता है। तो यहाँ पे हमने और कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन लिखो। यहाँ पे लिख देंगे F1 साइन थीटा 1, F2 साइन थीटा 2 एंड अप टू सोन, लास्ट वाला लिख देती हूँ मैं Fn साइन थीटा n। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? इनके कंपोनेंट निकाल सकते हो। अब मैं कहूँ कि अगर आपको r निकालो तो आप क्या कहोगे? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, स्क्वायरिंग और एडिंग कर लो फर्स्ट और सेकंड की, है ना। यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1। और इधर जो भी वैल्यू आएगी वही अपना आंसर है। इसका स्क्वायर करो फर्स्ट वाले का, और फिर ये जो सेकंड वाली टर्म है इसका भी स्क्वायर करो और इनको ऐड कर दो, वो तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। और अगर मैं कहूँ कि थीटा भी निकाल के दिखाओ तो क्या कर दो? 2/1 डिवाइड कर दो, है ना। ऑन डिवाइडिंग क्या मिलेगा? आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, लिख लेना ये पूरी बड़ी वैल्यू, F1 साइन थीटा 1 प्लस ऐसे चलते रहो Fn साइन थीटा n एंड बाय यहाँ पे लिख देना F1 कोस थीटा 1 से लेकर कहाँ तक? Fn साइन कोस थीटा n। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बुक वाला कई बार क्या करता है, इस पूरी वैल्यू को x नाम दे देता है और इसको y, ताकि हमें ये बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। नीचे वाली वैल्यू को y नाम दे देते हैं और ऊपर वाली को x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे निकालना है, बाहर से यार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा आ जाएगा और टेंजेंट को उस साइड ले जाना, टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। तो ऐसे हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 से ज्यादा फोर्सेस अवेलेबल हो तो आपने ये वाला काम करना है। अगर 2 फोर्स है तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ही अपने पास। ठीक है, तो आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि हाँ हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट काफी इजी है, आप एग्जांपल से कोरिलेट करोगे तो हो जाएगा। सेकंड उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, तो वो कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगी स्टेटमेंट क्या है। फोर्सेस 2p 3p 4p, 3 फोर्स हमें दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड क्या है? 2p 3p 4p, एक्टिंग एट ए पॉइंट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ध्यान से देख लेना क्या कहा है। टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। देखो क्वेश्चन में ये कहा है हमें, इस साइड बना लेते हैं पहले, एक ट्रायंगल बनाओ ABC। अब उसने ये कहा कि इसके पैरेलल ही हमने फोर्स लेने हैं 2p 3p 4p, ऐसे गिवन है ना, और इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब आप कहोगे कि मैम ये जैसे आपने डायग्राम बनाया था वैसा तो नहीं बना, क्योंकि ये सारे फोर्स एक पॉइंट पे तो एक्ट नहीं कर रहे ना। अब जो ये BC है ये B से स्टार्ट हो रहा है, CA है वो C से स्टार्ट हो रहा है, AB है वो A से स्टार्ट हो रहा है, सारे एक पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, तभी तो हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो पहले आपका काम है कि इसको अच्छे से अरेंज करो और जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था वैसे बनाओ। तो देखना कैसे बनाएंगे। पहले तो इस BC को देखो, ए यहां से यहां तक, ये हमारा हो गया 2p फोर्स। ठीक है, अब ये वाला जा रहा है ऊपर की साइड। अब जरूरी तो नहीं है ये जैसे कि इधर BC, तो ये अगर इस साइड जा रहा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ,
हमने पढ़ा था ना फोर्स में होता ही क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर आपने लेंथ सेम ले ली और डायरेक्शन भी सेम ले ली तो फोर्स तो इक्वल होते ही है। तो आप इसको यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इस साइड लगा लेती हूँ ताकि एक पॉइंट से निकलने स्टार्ट हो जाए। तो ये वाला ध्यान से देख लेना, ये वाला कितना है 3p। चलो ये भी हो गया। अब इसी तरह इस वाले की बारी। अब ये जरूरी तो नहीं है कि मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से है ना, ऐसे है तो ऐसे ना स्टार्ट करके मैं क्या कर लूं, इसको इसके नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से दिख रहा है ये इसके पैरेलल बिल्कुल, और इतनी ही लेंथ ले लेंगे ताकि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। तो हमने यहाँ से इसको ऐसे स्टार्ट कर लिया, ये हो गया 4p। तो इस तरह से अब ये दिख गया ना आपको, ये सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं स्टार्ट करना, आपको एंगल ही नहीं पता चलेंगे, ठीक है। अब देखो और एक चीज और कही है कि ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो सारे एंगल्स कितने के हो गए 60। लेकिन हमें इन वाले एंगल से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वाले एंगल्स तो आए नहीं ना यहाँ पे। अब ये देखना इस 2p को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पे कर दूं, क्योंकि हमने आगे की तरफ बढ़ाया है इसको, तो अगर ये वाला 60 है तो ये वाला 120 आ गया ना लीनियर पेयर एंगल से। तो अगर ये वाला 120 है तो ध्यान से देख लेना, मैंने इसको 2p लिख दिया। सपोज करो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, कर सकते हैं उसी डायरेक्शन में आगे तो बढ़ाया है, तो इतनी ही लेंथ ली है। अब इस 2p का इस 3p के साथ कितने का एंगल बन गया 120 का, तो ये वाला एंगल है 120। ये ध्यान रखना, ऐसे एंगल फाइंड आउट करना है। इसी तरह इस 2p का 4p के साथ एंगल देखो। अभी जो ये 2p है और ये 4p है, अभी तो कोई एंगल दिख नहीं रहा, ये वाला मत ले लेना क्योंकि हमें अंदर वाला नहीं देखना। कैसे है 2p ऊपर की साइड 4p नीचे की साइड और बाहर वाला एंगल देखना हमें। तो इसको भी ऐसे एक्सटेंड करो, ये जो 3p है इसको आगे तक ले गए हम, ये 3p हो गया। सपोज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। अब ये अगर 3p है ये 4p है तो हम यही एंगल निकालना। देखो इसी तरह दिख गया ना, अब ध्यान से देख लेना, ये 3p इसी की तरह 4p डाउनवर्ड्स, ये भी ऐसे ही। तो अब इनके बीच में ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल यहां से निकलेगा, ठीक है। डायग्राम को मैच करने की कोशिश करो। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना आएगा 120 क्योंकि ये 60 डिग्री है। इसी तरह ये वाला 120 आ गया। सिमिलरली आप ये वाला निकाल सकते हैं, थर्ड वाला, ये भी 120 ही आएगा। ये कैसे निकालोगे, अब की बार इसको डाउनवर्ड्स एक्सटेंड करो, सबको हमने एक्सटेंड ही किया, इसको डाउनवर्ड एक्सटेंड करोगे ये 60 तो ये भी 60। तो ये अगर 4p था तो ये भी 4p है, इस 4p का 2p के साथ देखो 4p का 2p के साथ कितने का एंगल 120। ऐसे निकालने हैं। अगर आपको एंगल निकालने आ गए फिर कोई काम नहीं बचे इसमें एक्स्ट्रा। बस अब क्या करो, अभी देखो जैसे कि हमने लेमी थ्योरम पढ़ी थी, लेमी थ्योरम में तो क्या था कि फोर्सेस हमारी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तब हम लेमी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि फोर्सेस शुड बी इन किसमें इक्विलिब्रियम में, तब हम लेमी थ्योरम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने खुद ही कहा कि रिजल्टेंट निकालो। अगर रिजल्टेंट की वैल्यू 0 आती है तभी हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है कि बैलेंस बना हुआ है ना, तो टोटल रिजल्टेंट हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे उसने खुद ही कहा कि रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ। इसका मतलब हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है ना आए, तो पहले तो हम निकाल के देख लेते हैं। तो देखो रिजल्टेंट क्या आएगा। अब इसको एक तो बार थोड़ा सा साइड में लिख लो, ये ऐसे है 120। अब मान लो ये हमारा r है और इसका एंगल भी मान लो ये कितना है थीटा। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही प्रोसीड करेंगे इसको। पहले क्या करेंगे 2p, सारे फोर्स लो बारी बारी, एक बार ये लेंगे, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। तो इस साइड क्या आएगा r cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखोगे लाइन, रिजोल्व द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। सभी को हम क्या कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस के अबाउट रिजोल्व कर रहे हैं, या फिर लिख सकते हो अलोंग 2p, क्योंकि 2p हमने ऐसे ही लिया ना हॉरिजॉन्टल में, तो ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट ही है। तो अब देखो सभी फोर्सेस का एंगल देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब 2p भी यही है, एक्स एक्सिस भी यही है, तो यहाँ पे कितने का एंगल आएगा 0 डिग्री का। कोई भी फोर्स अपनी ही लाइन से कितने का एंगल बनाता है 0 डिग्री का। अब नेक्स्ट वाला फोर्स क्या है 3p। अब 3p का 2p के साथ एंगल देखो कितना है 120 डिग्री।
तो यहाँ पे लिखेंगे cos 120। इसी तरह नेक्स्ट देखो 4p फोर्स है। अभी बताया था अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं लेना, ऐसे ही जाना है जिस पैटर्न से हम चल रहे हैं। तो ये 120 प्लस 120 cos 240। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, ये हमारा आ गया r cos थीटा, और इसी तरह हम क्या निकालेंगे r sin थीटा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये तो हो गया 2p cos 01, फिर है cos 120। 120 को कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री, और 180 माइनस 60 डिग्री करोगे तो माइनस का cos 60 डिग्री आएगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60 डिग्री दैट इज माइनस 1/2। तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 3p/2 हो गया। इसी तरह प्लस 4p, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 360 माइनस 120 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 240 को 360 माइनस 120। अब 360 माइनस करोगे, या फिर 360 तो रहने दो आप, हम कर लेते हैं 180 प्लस 60 है ना, ऐसे कर लो, ये ठीक रहेगा। 180 प्लस 60 करोगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिख दो 4p के साथ माइनस का 1/2। क्लियर है, कोस 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे इसलिए नेगेटिव वैल्यू ले ली। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, 2p माइनस 3p/2 और माइनस 4p/2। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 7p/2 आ गया, तो यहाँ से 2p माइनस 7p/2 और यहाँ से माइनस 4p माइनस 7p/2, तो यहाँ से आ गई माइनस का 3p/2, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने निकालना है साइन वाला, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, अब उसके परपेंडिकुलर करो। तो मैं लिख देती हूँ r sin थीटा इज इक्वल टू, अब की बार 2p sin 0, फिर 3p sin 120 और फिर 4p sin 240, ऐसे लिख लो, ठीक है, सारे साइन में आ जाएंगे। तो यहाँ से sin 0 0, फर्स्ट वाला तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट देखो 3p, इसको वापस से वैसे लिखो 180 माइनस 60 डिग्री। अब 180 माइनस करोगे तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू लिख दो √3/2 और प्लस 4p, ये जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √3/2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, कितना आ रहा है, माइनस का p माइनस p √3/2, यही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 3p है और ये माइनस के 4p है, तो माइनस का एक ही बचेगा, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब मैं कहूँ कि आपको r निकालना है और थीटा निकालना है, तो एक बार तो आप क्या करो, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर लो, r की वैल्यू आएगी। तो r² विल बी इक्वल टू, ऐसे लिखो 3p/2 माइनस इसका स्क्वेयर और प्लस माइनस का p √3/2 इसका स्क्वेयर, यहाँ से ये निकाल लेना। कैलकुलेशन वर्क है, ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके बाय में ये कर दो, क्योंकि हमें निकालना है थीटा भी, तो यहाँ पे देख लो r cos थीटा, पहले साइन लिखो r sin थीटा बाय r cos थीटा विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, पहले ये वाला लिखना है, माइनस p √3/2 और बाय माइनस 3p/2। तो p से p कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, /2 से /2 कैंसिल, है ना। तो हमारा बचा है √3/3 दैट इज 1/√3, और वो आप देख सकते हैं कि थीटा हमारा कितने पे होता है, कितने पे आएगा, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो हमारा जो एंगल है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। और ये भी लिखना है कि किसके साथ आया, हमारा जो एंगल है वो हम किसके साथ ले रहे थे, 2p के साथ, तो हम लिख देंगे कि r मेक्स द एंगल 30 डिग्री विद द फोर्स 2p। क्लियर है। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और एंगल भी निकाल दिया। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो और भी कर लेंगे हम, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। एक क्वेश्चन और करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का।
3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि अभी बताया था, उसमें भी यही कहा था कि एक ट्रायंगल की साइड्स के पैरेलल है। यहाँ पे भी ऐसा कहा गया है। कुछ नाम नहीं दिया हम फोर्स का, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं वैसे। टेकन इन ऑर्डर एंड आर प्रोपोर्शनल टू द कोसाइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। ये थोड़ा सा टिपिकल दे दिया है। शो दैट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, मैं आर की वैल्यू लिख लेती हूँ, हमें जो प्रूव करनी है। आर विल बी इक्वल टू इसके 1 - 8 cos A cos B cos C, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, ठीक है। और उसने क्या कहा है कि जो फोर्स है ना वो प्रोपोर्शनल है कोसाइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स के। तो डायग्राम देखो, इस तरह से बनेगा। पहले तो A B C, अब ये वाला फोर्स हमें दे नहीं रखा, उसने ये कहा है कि ये जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कोसाइंस ऑफ अपोजिट एंगल। अब इसके अपोजिट A एंगल है तो इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल जैसे कि cos A। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम कुछ भी लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप लगा लो K। तो ऐसे दे रखे हैं उसने फोर्स, यहाँ पे दे दिया K इंटू cos B, और इसी तरह ये वाला दे रखा है K इंटू cos C, इस तरह से है। और खास बात ये है कि उसने ट्रायंगल के बारे में हमें बताया नहीं है कि वो इक्विलेटरल है या नहीं है, तो हमें एंगल्स भी जर्नल ही लेके चलने पड़ेंगे। वहां पे तो सीधा था ना 120 120 120 आ गए थे, इधर उसने कुछ नहीं कहा। आंसर में cos A cos B cos C है, तो सीधी सी बात है एंगल्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वही रखेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे अभी बताया था ऐसे बना लो, ये वाला तो हो गया K cos A, अपवर्ड्स है K cos B, और जो डाउनवर्ड्स है वो है K cos C। और एंगल देखो अभी, अब ये वाला एंगल है एंगल C, है ना, क्योंकि वैसे वैल्यू तो पता नहीं, तो एंगल C ही कहेंगे। अब ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 माइनस C आएगा, तो हमें यही एंगल लिखना है यहाँ पे 180 माइनस C। ये वाला सिमिलरली आएगा, इसको ऊपर की साइड ले जाओ, ये A है तो ये हम आएगा 180 माइनस A, तो यहाँ पे लिखो 180 माइनस A, और ये वाला है 180 माइनस B। चलो अब वापिस से वैसे ही करेंगे जैसे अभी बताया था। देखो क्या वैल्यू आएंगी, R निकालते हैं, है ना, क्योंकि R की ही वैल्यू पूछी है। तो R cos थीटा, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे नोटेशन से, ऐसे ये R है और ये वाला एंगल थीटा लेट किया है। चलो R cos थीटा क्या आएगा, पहले K cos A लिखो और फिर हम लिखेंगे cos 0, है ना। इस फोर्स का इस लाइन के साथ कितने का एंगल है, 0 का। अब इस वाले फोर्स की बारी, प्लस K cos B और cos 180 माइनस C। अब तो क्लियर हो गए होंगे एंगल्स। इसी तरह नेक्स्ट K cos C और cos 180 माइनस, ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा कितना आएगा, 360 माइनस A माइनस C, वो आएगा। यहाँ पे 180 मत लिखो क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है ना, टोटल फोर्स तो यही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 360 माइनस A प्लस C, ठीक है, ये बना। चलो इसको सोल्व करो। K cos A, क्योंकि cos 0 तो 1 होगा, 180 माइनस करोगे, 180 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और cos हमारा नेगेटिव होता है सेकंड में, तो यहाँ पे माइनस K cos B cos C। अब नेक्स्ट वाले को देखो, 360 माइनस कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव cos, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो K cos C और cos A प्लस C, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसको ध्यान से देखना, ऐसा मत तो ओपन कर देना इसको कि cos A cos B माइनस sin A sin B, ऐसे करते हैं ना ओपन, वो मत करना। ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, आपके पास 180 है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से A प्लस C की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस B पुट कर सकते हैं इधर, तो वो कर लो, वो काफी इजी हो जाएगा। K cos A माइनस K cos B cos C एंड प्लस K cos C
और यहाँ पे cos 180 माइनस बी आएगा। 180 माइनस बी करोगे तो माइनस ऑफ cos बी लिख दूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दिख रहा है कुछ पैटर्न सा? आई थिंक ये दोनों ही सेम है, तो ये डबल लिख सकते हो। तो एक को इरेज कर दो और उसके आगे मैं डबल लिख देती हूँ, 2 ट्वाइस हो गया ना इसका, तो ये ऐसे होगा। चलो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा तो निकाल नहीं सकते ना हम, तो यहाँ तक आ गया ये आंसर। अब निकालते हैं r साइन थीटा, वो निकाल लो k cos a साइन 0, फिर प्लस k cos b और साइन 180 माइनस सी, और प्लस k cos c और यहाँ पर साइन 360 माइनस a प्लस सी। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा क्योंकि ये तो फोर्स है, कभी इनमें भी साइन लिख दो गलत हो जाएगा। साइन 0 0, ये तो 0 हो गया। इसको देखो कितनी वैल्यू आएगी, k cos b और यहाँ पे आ जाएगा साइन c, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो अब इसको देखो, 360 माइनस करोगे तो साइन क्या होता है हमारा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस k cos c और साइन a प्लस सी। अब a प्लस सी को वापिस से जैसे मैंने अभी बताया था वही लिख दो, 180 माइनस भी लिखो इसको, तो मैं यहाँ पे इरेज करके आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, कभी इसमें लिख दो 180 माइनस बी। अब साइन 180 माइनस बी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा साइन पॉजिटिव, तो साइन बी ही रहेगा ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई साइन बी। चलो अब देखो के कॉमन आ रहा है, के कॉमन लो, cos a साइन b साइन a cos b, तो यहां से इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन b माइनस सी लिख दूं, यही बन रहा है ना, क्योंकि क्या होता है साइन a cos b, हाँ पहले साइन आता है फिर cos आता है, तो c माइनस b बनेगा, तो c माइनस b ये बन गया। चलो ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग और राइडिंग करनी है, क्योंकि r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो निकाल लो। यहाँ से तो r स्क्वेयर आ जाएगा ऑन स्क्वेयरिंग एंड राइडिंग, इनका करो, इसका स्क्वेयर करोगे k स्क्वेयर cos स्क्वेयर a प्लस 4k स्क्वेयर cos स्क्वेयर b cos स्क्वेयर c, फिर एक काम करते हैं, रुको देखो, यहां से एक चीज और कर सकते हैं हम, इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करो। ये वाली जो टर्म है जो r cos थीटा है ना, k cos a तो है ही एज इट इज, इसको तो रहने दो, लेकिन यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में आ रही है और यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 cos b cos c का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, तो वही लगाते हैं, इधर माइनस के लिखो, क्या आएगा cos b प्लस सी और cos a cos b माइनस साइन a साइन भी होता है ना, तो बीच में प्लस आ जाएगा और cos b माइनस सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला लिखा है मैंने 2 cos b cos c इज इक्वल टू cos b प्लस सी और प्लस cos b माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है इधर, और कहीं पे मिस्टेक हो तो आप देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी, और देखो यहाँ पे c माइनस बी है तो यहाँ पे आप c माइनस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि cos में चाहे माइनस हो x या प्लस हो तो माइनस बाहर नहीं आता ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, cos b माइनस सी इज इक्वल टू cos c माइनस बी, ताकि हम इनको सेम बना सकें। क्लियर है, तो हम यहाँ पे यही लिख देते हैं c माइनस बी। चलो अब हो सकता है इसके साथ कुछ, इसको हम लिख देंगे c माइनस बी, ये बन गया, है ना। अब वापिस से क्या करो, b प्लस सी की जगह हम लिख देंगे 180 माइनस ए, और cos 180 माइनस करोगे कितना आएगा, cos 180 माइनस, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ cos a आएगा, और ये लिख दिया हमने एज इट इज।
अब ठीक है, अब करना है स्क्वेयरिंग और एडिंग, क्योंकि इन दोनों को देखो ऐड कर सकते हो, ये भी प्लस का ही है, के कोस ए, ये भी प्लस का ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2k कोस ए, और ये हमारा माइनस का आया है, दैट इज -k कोस c माइनस बी। अब करो स्क्वेयरिंग और एडिंग, ठीक है, अब ठीक लगे। चलो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू उसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, तो 4k स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ए और प्लस k स्क्वेयर कोस स्क्वेयर c माइनस बी और -4k स्क्वेयर कोस ए और कोस c माइनस बी, यही आएगा, ठीक है। और देखो अब ये प्लस k स्क्वेयर साइन स्क्वेयर c माइनस बी, ये वैल्यू आ गई। अब इसको और इसको देखो तो यहाँ से k स्क्वेयर कॉमन आने के बाद कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 बन जाएगा, क्योंकि हमने इनका एंगल सेम बना दिया है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ए प्लस k स्क्वेयर, ये बन गया, एंड -4k स्क्वेयर कोस ए और कोस c माइनस बी। अच्छा चलो ये वैल्यू आ गई, इस k स्क्वेयर का तो अलग ही रख लो। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4k स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं और कोस ए भी कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से 4k स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर ए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस कोस c माइनस बी, यही बचेगा। तो यहाँ पे ना देखो a कॉमन आ रहा है, गलती से लिख दिया था, यहाँ पे लिख दो कोस a, यह आएगा। अब कोस a को b और c से कैसे कनेक्ट करें ये सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे a को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पे वो लिख लो ताकि b और c के बीच में कुछ रिलेशंस आ जाएं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू k स्क्वेयर प्लस 4k स्क्वेयर कोस a, तो क्या बन जाएगा, कोस 180 माइनस बी प्लस सी, तो 180 माइनस बी प्लस सी करेंगे तो कितना आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये लिख दो माइनस कोस बी प्लस सी एंड माइनस कोस सी माइनस बी। तो देख सकते हैं आप माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आने के बाद k स्क्वेयर माइनस 4k स्क्वेयर कोस a और अंदर बच गया कोस b प्लस सी और प्लस कोस b माइनस सी या c माइनस बी। अब अगर आप इनको एक्सपेंड भी करोगे तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वो जो साइन वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास आप इनका फॉर्मूला ओपन कर लेना, 4k स्क्वेयर कोस ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कोस बी कोस सी, तो ये वैल्यू आ गई, 4k स्क्वेयर 8 हो गया कोस ए कोस बी कोस सी, और r की वैल्यू हमें दिखानी थी यही वैल्यू 1 माइनस 8 कोस ए कोस बी कोस सी, क्योंकि उसने यही कहा है कि जो r की वैल्यू है वो इस वैल्यू के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इसलिए हमारा जो k है कांस्टेंट वो हमारा बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।